फाउंडेशन कोर्स में एक्चुअली you are going to learn all the techniques that we are going to use in our track theorem. So it is base, it is the platform जिसको आप यूज करके आप ट्रैक थ्योरम को काफी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स में काफी सारी चीजें आपको पढ़ना है। सो जो भी क्लासेस होंगे उसका आप उसी दिन कोशिश ये कीजिए कि अगर कोई असाइनमेंट दिया जाता है तो उसको कंप्लीट कीजिए। ओके, कमिंग टू द जोडेक। ये जोडेक बना कैसे, ये सिंबल है, सिंबल क्या है, ये प्लैनेट्स स्टार्स का, एंड ये जोडेक किस तरीके से बना ये हम लोग देखेंगे कि ये क्यों किस तरीके से ये डिजाइन हुआ। क्या आकाश में जितने भी स्टार्स हैं क्या उन सभी को कंसीडर किया गया या कुछ स्टार्स को ही क्यों कंसीडर किया गया, सभी स्टार्स को क्यों नहीं कंसीडर किया गया। सन का एपरेंट पाथ, एपरेंट कहने का मतलब ही हो गया कि एक्चुअल नहीं है, प्रतीत हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है। ओके, एपरेंट पाथ। तो सन का एक एपरेंट पाथ है, उसके 15 डिग्री अबव, 15 डिग्री अबव एंड 15 डिग्री बिलो, 15 डिग्री अबव एंड 15 डिग्री बिलो का जो एरिया है उसको लिया गया। ओके, 15 डिग्री अबव एंड 15 डिग्री बिलो का जो एरिया है उसको लिया गया, एंड वो जो एक बेल्ट की तरह बनाया उसी को जोडेक बेल्ट बोलते हैं, उसी को जोडेक बेल्ट बोलते हैं। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। सी, सन मूव नहीं कर रहा, एक्चुअल में वो रोटेट जरूर से कर रहा है, मीन्स अपने एक्सिस पे मूवमेंट तो जरूर से, मगर जिस तरह की मूवमेंट की बात है, ओके, जिस तरह की मूवमेंट की बात है कि सन इज नॉट मूविंग अराउंड द अर्थ, अर्थ इज मूविंग around the sun, not sun is moving around the earth. Okay, but since we are on the earth, we are, हम लोग को इस तरह से लगता है कि सन मूव कर रहा है हम लोग के चारों, फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट सन इज मूविंग, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। इसीलिए इसको एपरेंट पाथ कहते हैं कि एक सन हमेशा एक डेफिनेट पाथ फॉलो कर रहा है। ओके, डेफिनेट पाथ फॉलो कर रहा है, फ्रॉम मूविंग फ्रॉम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाने के दौरान वो एक डेफिनेट पाथ फॉलो कर रहा है। ओके, वो एक डेफिनेट पाथ फॉलो कर रहा है, एंड उसी के 15 डिग्री ऊपर और 15 डिग्री नीचे जितना भी स्टार्स आता है उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं और दूसरे स्टार्स को कंसीडर नहीं करते हैं। एंड जो 15 डिग्री अबव एंड 15 डिग्री बिलो जो एपरेंट पाथ है उसको अगर हम लोग मैच करते हैं, इसको अगर आप एक्सटेंड करके यहाँ पर देखें तो कुछ इस तरह का ऐसा होगा, एंड 15 डिग्री अबव एंड 15 डिग्री बिलो, ये ऐसा मिलाकर एक इस तरह का हम लोग कह सकते हैं कि ये एक हाइट का एक पर्टिकुलर बेल्ट, एक जोन जिस तरह का एक जोन जैसा एक एरिया क्रिएट हुआ। एंड ये क्योंकि ये मूवमेंट 360 डिग्री है, टोटल 360 डिग्री, सो एक जोडेक बेल्ट डिजाइन होता है। ओके, एक जोडेक बेल्ट डिजाइन होता है, एंड ये जोडेक बेल्ट में जो भी स्टार्स आते हैं उन स्टार्स को हम लोग कंसीडर करते हैं, एंड वी कंसीडर कि इनका इफेक्ट पृथ्वी पर रहने वाले लोगों पर पड़ रहा है या हम लोगों पर पड़ रहा है। ये स्टार्स हम लोग के जीवन में इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड इन स्टार्स को ग्रुपिंग किया गया। ओके, इन स्टार्स को ग्रुपिंग किया गया, डिफरेंट स्ट्रक्चर देखा गया कि ये जो स्टार्स है, ये जो बेल्ट में जितने स्टार्स हैं उनका एक अलग अलग स्ट्रक्चर है, एंड उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर उनको अलग अलग साइन बताया गया। जैसे टॉरस बोला गया, एरीज बोला गया, ओके, पाइसिस बोला गया, ये स्ट्रक्चर वाले को पाइसिस कहा गया, इस स्ट्रक्चर वाले को एक्वेरियस कहा गया, इस स्ट्रक्चर वाले को कैप्रिकॉन कहा गया, फिर सैजिटेरियस। ये टोटल अलग अलग स्ट्रक्चर्स को देखकर
उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर उसको अलग अलग नाम दिया गया है। ओके, जैसे जेमिनी हुआ, कैंसर हुआ, लियो हुआ। एक साइन को, क्योंकि ये टोटल 360 डिग्री का सर्किल हो गया, एंड इसके लिए टोटल 12 साइन लिया गया। एक जोडेक में टोटल 12 साइन है, और एक साइन का जो डिग्री है वो 30 डिग्री के आसपास लिया गया। ये 30 डिग्री के आसपास इसको कंसीडर किया गया। ओके, 30 डिग्री को लिया गया ये, एंड इस तरह से 30 डिग्री इंटू 12, 360 डिग्री हो जा रहा है। ओके, सो टोटल 360 डिग्री का पूरा सर्किल बना, एंड इसका ये जो जोडेक बेल्ट है उसको 12 डिवीजन किया गया। 12 डिवीजन किया गया, एक डिवीजन में 30 डिग्री हुआ, एक साइन को 30 डिग्री दिया गया। ओके, सो इस तरीके से हम लोग का जोडेक बेल्ट बना। एंड जोडेक बेल्ट में क्या सभी स्टार्स को लिया गया? नहीं, सिर्फ सन का जो एपरेंट पाथ है। एपरेंट पाथ क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट सूर्य मूव नहीं करता, अर्थ के ऊपर रहने की वजह से रिलेटिव मोशन में ऐसा लगता है हम लोग को कि सन मूव कर रहा है। सो जो मूवमेंट का जो उसका पाथ है, उस पाथ के 15 डिग्री अबव एंड 15 डिग्री बिलो वाले ही प्लैनेट्स को हम लोगों ने कंसीडर किया है। एंड वो जो बेल्ट बनाया, जोडेक बेल्ट बनाया, उसमें जितना भी स्टार्स आया उसको ही हम लोगों ने अभी लिया है। एंड ये हम लोग ये मानते हैं कि उस प्लैनेट्स, उस स्टार्स का हम लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ओके, सो ये हुआ जोडेक बेल्ट एंड हाउ साइन क्रिएटेड, किस तरीके से साइन बना, टोटल कितना डिग्री का जोडेक बेल्ट है, 360 डिग्री का बेल्ट जोडेक बेल्ट है, एंड एक साइन में 30 डिग्री है। ओके, क्लियर इट इज? awesome, awesome. Now there are two type of chart style. There are more than two types of chart style in India, और अलग अलग चार्ट स्टाइल्स है, बट द टू वेरी प्रिवेलेंट एंड फेमस चार्ट स्टाइल इन इंडिया इज नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट्स एंड साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट्स। हम लोग इन दोनों स्टाइल के ऊपर ही पूरा स्टडी करेंगे, क्योंकि पूरा फाउंडेशन कोर्स इन दोनों चार्ट स्टाइल के ऊपर ही पूरा फाउंडेशन कोर्स पढ़ेंगे। नॉर्थ इंडियन स्टाइल एंड ये साउथ इंडियन स्टाइल है। प्रेडिक्शन के बेसिस पर अगर देखा जाए तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों से ही प्रेडिक्शन इक्वल रहता है, सही रहता है, दोनों से ही आप सही प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इट इज जस्ट अ चार्ट फॉर्मेट। ओके, चार्ट फॉर्मेट है और कुछ भी नहीं। नॉर्थ इंडियन स्टाइल एंड साउथ इंडियन स्टाइल में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट्स में हाउसेज आर फिक्स्ड। ओके, हाउसेज आर फिक्स्ड इन द नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट, एंड साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट में क्या होता है? साइन आर फिक्स्ड। ओके, एक में हाउस फिक्स्ड है, दूसरे में साइन फिक्स्ड है। हाउस फिक्स्ड का क्या मतलब हुआ कि इन नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट्स this will always be the first house. Okay, this will always be the first house, this will always be the second, this will always be the third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, 9, 10, 11, 12. ओके, नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट में हाउसेस फिक्स्ड है। हमेशा ये याद रखें, ये हमेशा फर्स्ट हाउस ही होगा। ओके, ये हमेशा फर्स्ट हाउस ही होगा। साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट्स को अगर देखें तो इसमें लग्न कौन सा हाउस होगा ये फिक्स नहीं है। कोई भी हाउस लग्न हो सकता है, कोई भी हाउस लग्न हो सकता है, कोई भी हाउस फर्स्ट हाउस हो सकता है। लेकिन नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट्स में ये हाउस always, this house will be the first house, this second, third, fourth, okay, fifth, sixth, seventh, eighth, 9, 10, 11, 12. Okay, in this way. हाउसेज यहां पर फिक्स्ड है, हाउसेज आर फिक्स्ड है।
ओके ये हमेशा लग्न होगा, ये हमेशा फर्स्ट हाउस होगा। लेकिन जब साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट्स को यूज करते हैं, जब साउथ इंडियन स्टाइल को चार्ट को यूज करते हैं, तो देखिए यहाँ एसेंडेंट है, इसका मतलब ये फर्स्ट हाउस हो गया। ओके ये फर्स्ट हाउस हो गया, एंड ये भी हो सकता है, ये सेकंड हाउस हो गया, ये थर्ड हाउस हो गया, ये फोर्थ, एंड सो ऑन। ओके ऐसा भी हो सकता है कि एसेंडेंट यहां भी आ सकता है, ये यहां भी आ सकता है, एनीवेयर एनीवेयर। यानी साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट में हाउसेस फिक्स नहीं होता, लेकिन साइन फिक्स्ड होता है। अब ये साइन फिक्स्ड का क्या मतलब हुआ, एंड हाउसेस का क्लियर हो गया, ये क्लियर है, टाइप सीएल अगर ये क्लियर है कि हाउसेस फिक्स्ड कैसे होता है। लग नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट्स में हाउसेज आर फिक्स्ड, साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट्स में हाउसेज आर फिक्स नहीं होता है, कहीं भी एसेंडेंट हो सकता है, इसमें हाउसेज फिक्स नहीं होता है। ये भी फर्स्ट हाउस हो सकता है, ये भी फर्स्ट हाउस हो सकता है, ये भी फर्स्ट हाउस हो सकता है। ओके टाइप सीएल अगर ये क्लियर है तो ऑसम ऑसम, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए सी यहां पर साउथ इंडियन स्टाइल अगर चार्ट है, ओके तो ये हमेशा एरीज रहेगा, एरीज। इसको हम लोग हमेशा एरीज लेंगे, इसको टॉरस लेंगे, इसको जेमिनी लेंगे। ओके ये जेमिनी रहेगा, ये फिक्स रहेगा। ओके ये हमेशा कैंसर आएगा, ये हमेशा लियो साइन होगा, ये हमेशा वर्गो रहेगा, ये फिक्स रहेगा। अगर साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट अगर हम लोग यूज करें तो ये वाला ऑलवेज रिमेंबर, एरीज यहां से स्टार्ट होता है, ये टॉरस होता है, ये जेमिनी, ये कैंसर, लियो, वर्गो, इस तरह से लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजी आगे जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। ओके एंड अगर सेम वे में हम लोग नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट को देखें, तो यहां पर हाउसेस तो फिक्स है, 1 2 3 4 5 हाउसेस तो फिक्स है, लेकिन आप देखेंगे कि यहां पर हाउसेस फिक्स होने के बावजूद भी साइन फिक्स नहीं है। ओके साइन आर नॉट फिक्स्ड। यहां पर हो सकता है कैंसर साइन है, अभी यहां पर लियो साइन भी आ सकता है, वर्गो साइन भी आ सकता है, एनी साइन विल कम। ओके या करेक्ट करेक्ट ट्विंकल जी, करेक्ट Satpili ji. It's a clockwise in the, this is clockwise. Okay, this is clockwise. Sign are moving clockwise direction में मूव कर, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, इस तरीके से मूवमेंट है यहाँ पर। ओके ये क्लियर है, साइन एंड हाउसेज आर क्लियर। हाउसेज नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट्स में केवल फिक्स रहता है, साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट में फिक्स नहीं रहता है, लेकिन साइन आर फिक्स्ड इन द साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट्स। ओके ये always we say that this is the first house, this is second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10, 11, 12, ये इस तरीके से हाउस रिप्रेजेंट किया जाता है इसमें। नाउ हाउसेस को हम लोगों ने समझ लिया कि हाउसेस क्या है। ओके अब ये हम लोग देखेंगे कि साइन किस तरीके से हम लोग समझ पाए कि कौन सा साइन किस हाउस में है। ओके सो जो साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट रहता है उसमें साइन का नंबर नहीं दिया रहता है। ओके वो ब्लैंक रहता है, यूजुअली ये ब्लैंक रहता है, आप देखिए ये ब्लैंक रहता है, बट वी नो कि यहाँ एरीज ही होता है। फर्स्ट ये एरीज है, तो हम लोग हमेशा ये कहेंगे कि राहु कहां पर है, तो राहु एरीज में है। ये वीनस कहां पर है, तो मेष, वृष, जेमिनी, एरीज, टॉरस, जेमिनाई। ओके तो जेमिनाई में वीनस है। ओके कैंसर में मार्स एंड मर्क्यूरी है, लियो में सूर्य है। सो क्योंकि यहाँ फिक्स है, यहाँ पर साइन लिखने की जरूरत नहीं है।
ओके, साइन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फिक्स्ड है कि ये वाला पाइसिस ही होगा, ये एक्वेरियस होगा, ये कैप्रिकॉन ही होगा, ये फिक्स रहता है। ओके, सो आपको करना क्या कि इफ यू वांट टू यूज द साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट्स, तब भी आपको ये वाला स्ट्रक्चर को याद रखना है। ओके, दिस स्ट्रक्चर यू हैव टू मग अप: एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसिस। ये स्ट्रक्चर को याद रखिए एंड इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर आप फ्यूचर में प्रिडिक्शन करने में आसान होगा। ओके, अब अगर ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट्स देखें तो साइन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हाउसेस आर फिक्स्ड, ये 1 2 3 4 5 6 ये हाउसेस फिक्स्ड है। इसमें जो नंबर दिया रहता है, जैसे ये 2 है, ये 3, ये 4 है, ये आपको साइन रिप्रेजेंट करता है। ओके, यहाँ पर साइन बताना जरूरी है, हाउसेज आर फिक्स्ड, लेकिन साइन बताना जरूरी है। आप देखिए कि हाउसेज आर फिक्स्ड, तो यहाँ पर कहीं भी एसेंडेंट लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप नॉर्थ साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट देखेंगे तो क्योंकि वहां हाउसेज फिक्स नहीं है, तो आपको एक इंडिकेशन तो देना पड़ेगा कि कहां से कैलकुलेशन, कहां से आपको हाउसेज स्टार्ट हो रहा है, लग्न कहां से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद तो आप क्लॉकवाइज मूव कर लेंगे। ये एसेंडेंट यहाँ लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये फर्स्ट हाउस हुआ, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6 7 8 9 10 11 12। ओके, ये यहाँ से एसेंडेंट स्टार्ट हो रहा है, ये फर्स्ट हाउस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से अगर हम लोग नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट्स को देखें तो यहाँ पर एसेंडेंट ऑलवेज फिक्स होता है। सो यहाँ पर एसेंडेंट कहीं लिखने की जरूरत नहीं, एसेंडेंट क्योंकि फिक्स्ड है, ये हमेशा फर्स्ट हाउस ही है। बट साइन को लिखने की जरूरत है क्योंकि हम लोग को यहाँ पर नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट्स में साइन वेरी करते रहते हैं। ओके, साइन वेरी करता रहता है। सो साइन के बारे में इंडिकेट यहाँ पर किया गया। आप देखिए कि ये फर्स्ट हाउस है, ये लग्न है, इसमें कौन सा साइन है, तो ये 12 लिखा हुआ। 12 का मतलब क्या हुआ, पाइसिस जुपिटर साइन। ओके, 12 का मतलब होता है पाइसिस जुपिटर साइन। यहाँ 3 लिखा हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3? आप देखिए 3 का मतलब होता है जेमिनाई एंड मर्क्यूरी इसका लॉर्ड है। ओके, ये लॉर्ड है, साइन का मालिक होता है, कोई ना कोई लॉर्ड होता है। सो जेमिनी का लॉर्ड मर्क्यूरी हुआ, एरीज का लॉर्ड मंगल हुआ, पाइसिस का लॉर्ड जुपिटर हुआ। सो सभी का कोई ना कोई लॉर्ड है, मालिक है। यहाँ पर 7th हाउस, ये 7th हाउस कैसे हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, दिस इज द 7th हाउस। 7th हाउस यहाँ पर हुआ। 7th हाउस में कौन सा साइन है, विच साइन इज इन द 7th हाउस, कैसे बता सकते हैं? कैन यू टेल मी विच साइन इज इन द 7th हाउस? Which sign is in the 7th house? Type your answer. Very good. Virgo. Virgo. Correct. Virgo is in the 7th house. Okay. किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे? हम लोग यहाँ पर काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 7th हाउस, 7th हाउस में देखेंगे कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, इसलिए इट मीन्स वर्गो। ऑलवेज काउंटिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ओके, ये अगर अभी हम लोग कहें कि 5th हाउस में, 5th हाउस कहां पर है, तो कैसे काउंटिंग करेंगे? 1 2 3 4 5। दिस इज द 5th हाउस। विच साइन इज इन द 5th हाउस? विच साइन इज इन द 5th हाउस? तो आपको क्या करना होगा, 5th हाउस के अंदर नंबर चेक कीजिए। 5th हाउस के अंदर नंबर चेक कीजिए। चेक द नंबर इन द 5th हाउस, इट इज 4। ओके, इट इज 4। सो कैंसर। Good, awesome, awesome, very good. In this way, you can find out the sign placed in the different houses. Okay, the sign placed in the different houses. Now, ये साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट है। यहां पर इफ आई से कि 3rd हाउस में कौन सा साइन है, which sign is in the 3rd house? So what you will do, you have to count from here. Since the ascendant is placed here, so start counting from here. 1 2 3, this is 3. Okay, ये 3rd हाउस हुआ। ऑलवेज रिमेंबर साइन कैसे काउंट करते हैं हम लोग, यहां से एरीज होता है या ये एरीज होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज एरीज। एरीज, चौरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, ओके, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजी, कैप्रिकॉन, Aquarius, Pisces. Okay, so this sign will be Pisces.
Okay, this house, in this house, Pisces sign is there. Okay, Pisces sign is there. Which sign is in 6th house? Okay, ये साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट है, इसमें 6th हाउस में कौन सा साइन होगा? 1 2 3 4 5 6, ये 6th हाउस, ये 6th हाउस हुआ। यहां से एरीज, यहां से स्टार्ट होता है एरीज, चौरस, एंड दिस वन विल बी द जेमिनी। ओके, सो जेमिनी विल बी इन 6th हाउस। वेरी गुड, वेरी गुड, ये क्लियर है। नाउ आप लोग को ये समझ में आ जाएगा कि चार्ट देखने के बाद वेदर इट विल, ये साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट्स हो, नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट्स हो, आपको दोनों ही चार्ट रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर, वेरी गुड। ओके, अब नाउ हम लोग, अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि जोडिक किस तरीके से फॉर्म किया, कैसे हम लोगों ने जोडिक में कितने स्टार्स को, कौन कौन से स्टार्स को ही हम लोगों ने कंसिडर किया। एपरेंट पाथ ऑफ द सन क्या है, एक्चुअल पाथ को कंसिडर नहीं करते हैं, एपरेंट पाथ को लेते हैं। एंड टोटल 12 साइंस है। ओके, टोटल 12 साइंस है। ईच साइन का डिग्री वाइज देखा जाए तो ईच साइन 30 डिग्री का ईच साइन है। ओके, एंड अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट हाउसेस से क्या क्या चेक करते हैं हम लोग। ओके, डिफरेंट हाउसेस, ये टोटल 12 साइन होता है एंड 12 हाउसेस होता है। ओके, ईच हाउसेस से आप अपने जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फ्रॉम ईच एंड एवरी हाउसेस यू कैन सी डिफरेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। मीन्स डिफरेंट पार्ट और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ का मतलब क्या हुआ कि आप किसी एक हाउस से जहां हेल्थ देख सकते हैं, तो किसी एक हाउस से अपने पार्टनर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी एक हाउस से आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यू विल come to know कि whether you will buy property or not, whether you will go to foreign land or not, whether you will earn or not, what you will do, ये सभी चीजें आपको ये 12 हाउसेस से मालूम चलता है। आपके यंगर ब्रदर सिस्टर्स, एल्डर ब्रदर सिस्टर्स, चिल्ड्रन, लव अफेयर, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ईच हाउस का अलग अलग सिग्निफिकेंस है। ओके, ईच हाउस का अलग अलग सिग्निफिकेंस है, अलग अलग इंपॉर्टेंस है। ईच हाउसेस से हम लोग जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे अगर ये कहा जाए कि लग्न से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यू कैन फाइंड आउट हेल्थ एंड फिजिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी। हेल्थ एंड फिजिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी, हेल्थ एंड फिजिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी आप कहां से फाइंड आउट कर सकते हैं? लग्न से। ओके, लग्न से यू कैन फाइंड आउट हेल्थ और फिजिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी। अगर लग्न स्ट्रॉन्ग है, ओके, अगर लग्न स्ट्रॉन्ग है, ये लग्न है, एसेंडेंट जहां भी लिखा रहेगा इसमें उसको आप लग्न लेंगे, इसको सेकंड हाउस लेंगे, इसको थर्ड हाउस लेंगे। ओके, तो लग्न आपके हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। ओके, लग्न आपके हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर फर्स्ट हाउस इंडिकेट योर हेल्थ, योर बॉडी। सेकंड हाउस आपके स्पीच, सेविंग, फैमिली के बारे में बताता है। सेकंड हाउस आपके स्पीच आप कैसा बोलेंगे, आप सेविंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आपका फैमिली में आपकी क्या स्थिति रहेगी। ओके, दिस ऑल इंडिकेटेड फ्रॉम द सेकंड हाउस। ओके, सेकंड हाउस आपके सेविंग, स्पीच और फैमिली के बारे में बताता है। थर्ड हाउस इंडिकेट शॉर्ट जर्नी, यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। ये थर्ड हाउस हुआ। लग्न से, थर्ड हाउस से आप यंगर ब्रदर एंड सिस्टर के बारे में पता करते हैं एंड साथ ही साथ वो आपको इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर स्टेट, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल के बारे में भी बताता है। यहाँ पर मैं केवल सिग्निफिकेंस के बारे में अभी बात कर रहा हूँ। व्हेन वी विल learn the malefic, benefic, neutral planets. Okay,
क्रूएल प्लैनेट्स, इन सभी के बारे में जब पढ़ेंगे तो उनको यूज करके यहाँ पर प्रेडिक्शन भी आप कर सकेंगे। फिलहाल ये देखिए कि हाउसेस, ईच एंड एवरी हाउसेस का क्या सिग्निफिकेंस है। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको ये 80 to 90% इतना में ही कवर हो जाता है। ओके, आप अपने लाइफ में जितना भी एस्ट्रोलॉजी यूज करेंगे उसमें से 80 to 90% इतना सिग्निफिकेंस से ही आपका पूरा काम चल जाता है। ओके, कहीं कहीं पर कुछ स्पेसिफिक, कुछ विशेष ऐसा कोई क्वेरीज आ सकता है जिसके लिए आपको और डिटेल में जानना पड़ेगा, लेकिन 90% टाइम्स आपको इतना में ही कवर हो जाएगा। ईच एंड एवरी हाउसेस से क्या क्या देखा जाता है, मैंने वो पॉइंट्स को कंसीडर यहाँ पर किया है जो फ्रिक्वेंटली यूज होता है, एंड आप उसको डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। रिमेंबर, ट्रैक एस्ट्रोलॉजी थ्योरम का, दो इट इज अ फाउंडेशन कोर्स, बट ये आपको अब से एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे, ये टेक्निक्स आपको सीखना है, एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट इन योर लाइफ। ओके, तभी इसका कोई मतलब है, तभी आप इसको यूज कर पाएंगे अपनी फ्यूचर को और बेटर, ब्राइटर बनाने में। ओके, थर्ड हाउस शॉर्ट जर्नी, यंगर ब्रदर एंड सिस्टर का है। फोर्थ हाउस नेटिव प्लेस, फोर्थ हाउस अगर देखा जाए तो नेटिव प्लेस, मदर, फिक्स प्रॉपर्टी, कन्वेंस का है। ओके, 1 2 3 4, फोर्थ हाउस आपके नेटिव प्लेस, जहां पर आप बॉर्न करते हैं, जहां पर आप जन्म लेते हैं, मदर, फिक्स प्रॉपर्टी, कन्वेंस का फोर्थ हाउस है। ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी अगर आप डायरेक्शन की बात करें पूरे एस्ट्रोलॉजी में, कई बार ऐसा होता है कि मैरिज किस डायरेक्शन में होगा, आप कहाँ किस ओर आप फॉरेन ट्रेवल करेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर कि ये सारी चीज जो आप फाइंड आउट करते हैं वो आपको अपने नेटिव प्लेस से फाइंड आउट करना है। ओके, नेटिव प्लेस से, ना कि आप कहीं रहते थे और कहीं मूव करके चले गए सो अब डायरेक्शन आप वहां से देखेंगे, ऐसा नहीं। हमेशा यू सी द डायरेक्शन फ्रॉम द नेटिव प्लेस। ओके, जहां आपने जन्म लिया है वहां से डायरेक्शन देखना होगा। फोर्थ हाउस आपका नेटिव प्लेस का है, बर्थ प्लेस का है, आपकी मदर का है। मदर का हेल्थ अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा, फिक्स प्रॉपर्टी आप बना पाएंगे, कन्वेंस आपके पास रहेगा, नहीं रहेगा, रहेगा भी तो किस तरीके से का रहेगा, कैसा रहेगा, दिस ऑल इंडिकेटेड फ्रॉम द फोर्थ हाउस। ओके, सो फोर्थ हाउस का सिग्निफिकेंस नेटिव प्लेस, मदर, फिक्स प्रॉपर्टी, कन्वेंस है। ओके, फिफ्थ हाउस आपका क्या बताता है, पास्ट कर्मा। ओके, पास्ट कर्मा, प्रोजेनी, स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट, लॉटरी, लव अफेयर। आप एक अगर फिफ्थ हाउस को देखें तो ये थ्रिलिंग है। जो लोग शेयर मार्केट में रहते हैं उनको ये चीज, मेरा ये जो वर्ड है थ्रिलिंग, ये समझ में आ रहा होगा। उनको अप्स एंड डाउन्स लाइफ में इंस्टेंट मिलता है। ओके, इंस्टेंट मिलता है उनको। जो इनर कोर तक आपको अफेक्ट करता है वो कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस है। ओके, बहुत ज्यादा जो सेंसिटिव चीजें होती हैं, जैसे संतान, प्रोजेनी, जैसे इमोशन, लव अफेयर, जैसे दो इट इज अ फिजिकल, शेयर मार्केट, लॉटरी, लेकिन ये आपको पूरी तरह से आपको इन्वॉल्व कर देता है। सो इट इज मोर इमोशनल। फिफ्थ हाउस, कोई भी ऐसा फ्यूचर में कुछ इस तरह का कोई इवेंट्स आए जो जहां पर आपको लगे कि ये इमोशन है, तो ऑलवेज कंसिडर इट फ्रॉम फिफ्थ हाउस। ओके, फ्रॉम फिफ्थ हाउस आप उसको कंसिडर कीजिए, आप सही रहेंगे। ओके, एक और चीज यहां याद रखना है कि जहां इमोशन है वहां पास्ट कर्मा है। पूरा एस्ट्रोलॉजी अगर आप देखें तो इमोशन एंड इवेंट्स, ओके, पूरा जिंदगी भी आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इमोशन एंड इवेंट्स के ऊपर आप सवारी कर रहे हैं, मीन्स यू आर मूविंग थ्रू इमोशन एंड इवेंट्स। एक्चुअली इमोशन ही आप कह सकते हैं कि इमोशन
के अराउंड आपका पूरा जीवन चलता है। इवेंट्स तो उस इमोशन को केवल सेव करने के लिए आता है। कभी गुड इमोशन होना चाहिए होता है तो उसका कारण एक होता है कि आपका इवेंट्स अच्छा हुआ है, ओके। कभी बैड इमोशन है तो आप उसका कारण क्या है कि इवेंट्स खराब है। सो इस जीवन में आप अच्छा या बुरा जो भी महसूस करते हैं वो कहाँ से करते हैं, 5th हाउस से करते हैं। एंड हिंदू मैथोलॉजी जो हम लोग का हिंदू में मैथोलॉजी के अनुसार ये सारे के सारे चीज आपके प्रीवियस कर्मा से लिंक्ड है। मीन्स इस जीवन में आप सुख पाएंगे, दुख पाएंगे, कब किस तरह का आपको सिचुएशन आएगा, ये कहीं ना कहीं आपकी प्रीवियस कर्मा से लिंक्ड है। इसके लिए 5th हाउस को भी हम लोग कंसिडर करते हैं पास्ट कर्मा से, ओके। इमोशन आर नॉट अंडर योर कंट्रोल एंड ट्रैक एस्ट्रोलॉजी में इस चीज को हम लोग बार बार ये कहते हैं कि भाव नेचर ऑफ द इवेंट्स यू कांट कंट्रोल, ओके, बिकॉज इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ योर पास्ट लाइफ। nature of the events you can't control, but you can control event, okay. You can control, you can select the events, but you can't change the nature of the events, okay। एक पीरियड में जैसे किसी का कोई एक ईयर हो उसमें उसको हैप्पीनेस लिखा हुआ है तो उसको हैप्पीनेस मिलेगा, ओके। उस हैप्पीनेस को प्राप्त करने के लिए इवेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, ओके। एक ईयर में उसको बैड टाइम लिखा हुआ है तो उसको खराब फीलिंग आएगा, लेकिन इवेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, ओके। सो द इंटायर जो मोटिव है इस ट्रैक थ्योरम का वो इन्हीं दो प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपको नेचर ऑफ द इवेंट्स तो नहीं चेंज होता है, आप रेमेडीज कर सकते हैं, उसमें थोड़ी सी बदलाव जरूर से होगा, लेकिन इवेंट्स को आप चेंज कर सकते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, जितना अच्छे तरीके से आप एस्ट्रोलॉजी ट्रैक एस्ट्रोलॉजी थ्योरम को समझेंगे उतना ही अच्छे तरीके से आप ये समझ पाएंगे कि क्या क्या इवेंट्स आपके जीवन में बैलेंस्ड है, ओके। क्या क्या इवेंट्स आपके जीवन में बैलेंस्ड है एंड उसको किस तरीके से कब आप उसको इनकैश कर सकते हैं, मीन्स कब आप उसको कर सकते हैं, कब आप उस एक्शन को कर सकते हैं जिसके करने से आपको प्रकृति के अगेंस्ट में जाना नहीं पड़ेगा, कोई रूल्स को ब्रेक नहीं करना पड़ेगा एंड आप जो ग्रोथ चाह रहे थे, जो प्रोग्रेस चाह रहे थे वो भी मिलेगा। दो आपको अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है कि किसी ईयर में आपको फिनेंशियल बर्डन आएगा, वो आएगा, ओके, फिनेंशियल बर्डन आएगा, लेकिन उस फिनेंशियल बर्डन में मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि अगर आपने इवेंट्स वो फाइनेंशियल बर्डन कोई प्रॉपर्टी बाई करने के बाद आप फिनेंशियल बर्डन ले रहे हैं तो वो अच्छा है, या मेडिकल अर्जेंसी की वजह से आपको फिनेंशियल बर्डन आ जाए वो अच्छा है, ओके। सो ऑलवेज रिमेंबर, चूज द इवेंट्स वाइजली, चूज द इवेंट्स, डोंट थिंक कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। प्रकृति नेचर सभी कुछ कंट्रोल कर रहा है, नेचर केवल इमोशन कंट्रोल कर रहा है। सी मैं जो बोल रहा हूं चार्ट भी वही चीज बोल रहा है, एस्ट्रोलॉजी इस चीज को कई साल कई हजार साल पहले ये चीज बोल चुका है कि योर इमोशन इज अंडर द ग्रिप ऑफ योर पास्ट कर्मा, ओके। पास्ट कर्मा देखिए इमोशन से लिंक्ड है, 5th हाउस से लिंक्ड है, बट योर कर्मा इज डिफरेंट, ओके, योर कर्मा इज डिफरेंट, ये ग्रिप में नहीं है। एंड हमेशा ये आप जो भी टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे उसमें यही लिखा रहता है कि कर्म आपके हाथ में है, okay। So events is under your control, emotion nature is not under your control, nature of the events is not under control। so आज से अपने जीवन को एक अलग तरीके से जीने की कोशिश कीजिए जहां इवेंट्स आप कंट्रोल कीजिए, नेचर को कुछ हद तक आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको आप रेमेडीज करके आप अपने अंदर मैच्योरिटी ला सकते हैं, आप उसको उसकी इंटेंसिटी को कुछ हद तक कम कर सकते हैं बाय डूइंग द मंत्र जप और अदर रेमेडियल मेथड्स, और विथ अदर रेमेडियल मेथड्स आप उसकी इंटेंसिटी को जरूर से कम कर सकेंगे। ये क्लियर हो गया आप लोगों को एस्ट्रोलॉजिकली किस तरीके से ये ट्रैक थ्योरम के कंसेप्ट को, ये देखिए दिस इज ऑलरेडी इन द ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी, ये ऑलरेडी ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी है। जो ट्रैक थ्योरम कह रहा था
वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी भी वही चीज कर रहा है। इट इज नॉट डिफरेंट कि ट्रैक एस्ट्रोलॉजी थ्योरम कुछ और कर रहा है, शायद ये उतना सही हो या ना हो, बट रिमेंबर ट्रेडिशनल मेथड्स की अगर आप बात करें तो भी आप देखिए कि ये क्या कर रहा है। योर इमोशन इज अंडर द ग्रिप ऑफ योर पास्ट कर्मा, योर इमोशन इज अंडर द ग्रिप ऑफ योर पास्ट कर्मा, आप उसको नहीं बदल सकेंगे। ओके क्योंकि वो पास्ट कर्म है, बैलेंस कर्म है, उसमें बहुत बड़ा चेंजेस नहीं ला सकते, लेकिन आप अपने कर्म को बदल सकते हैं, कर्म चेंज कर सकते हैं। इट इज अंडर योर विश, ओके योर विश। सो डू इट, डू इट, सेलेक्ट द इवेंट्स एज पर योर विश। नेचर ऑफ द इवेंट्स कुछ हद तक आपके कंट्रोल में नहीं है। क्लियर? Now coming to sixth house. Okay, sixth house. What is sixth house? Sixth house indicate debt, disease, hidden enemy, workplace. Okay, debt, disease, hidden enemy, workplace. Means कर्ज आप लेंगे नहीं लेंगे, बीमारी होगा नहीं होगा, hidden enemy. Remember, in astrology, the two houses or indicates your enemy. The two houses indicates your enemy. One is the sixth and another is the seventh. Okay, one is sixth and another is the seventh. Seventh भी आपके एनिमी को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये ओपन एनिमी है। ओके, दिस इज योर ओपन एनिमी। ये पार्टनर को भी रिप्रेजेंट करता है, ये बिजनेस पार्टनर को भी रिप्रेजेंट करता है, ये लाइफ पार्टनर को भी रिप्रेजेंट करता है सेवेंथ हाउस, लेकिन ये ओपन एनिमी को भी रिप्रेजेंट करता है। मतलब वो एनिमी जो आपको दिख रहा है, जो आपके सामने है, जो आपको क्लियर है कि वो एनिमी है। ओके, लेकिन सिक्स्थ हाउस इंडिकेट योर हिडन एनिमी, वैसा एनिमी जो छुपा हुआ है, वैसा एनिमी जो आपको आपको बिना बताए आपके ऊपर वार कर सकता है। ओके, सो छुपा हुआ हिडन एनिमी इंडिकेटेड फ्रॉम द सिक्स्थ हाउस। ओके, सिक्स्थ हाउस इंडिकेट हिडन एनिमी। फिफ्थ हाउस ब्लैंक है तो क्या प्रेडिक्शन करेंगे? अभी प्रेडिक्शन नहीं हम लोग कर रहे हैं, अभी हाउसेस के बारे में वी विल स्टडी, देन वी विल स्टडी कि किस तरीके से हाउसेस के बारे में हम लोग प्रेडिक्शन करेंगे। ओके, ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी है, मींस फाउंडेशन कोर्स है। यहाँ स्टेप्स बाय स्टेप्स वी विल लर्न एवरीथिंग, वी आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग। प्रेडिक्शन भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से कौन हाउसेस के किस हाउसेस का आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, कि वेदर इट इज गुड और बैड, ये सारी चीज आप प्रेडिक्शन कर पाएंगे। सिक्स्थ हाउस इंडिकेट योर डेब्ट, डिजीज, हिडन एनिमी, वर्क प्लेस। ओके, वर्क प्लेस मीन्स आपके ऑफिस में किस तरह के इन्वायरमेंट रहेगा, किस तरह का इन्वायरमेंट रहेगा, ये भी आपको सिक्स्थ हाउस बताता है। ओके, दिस ऑल इंडिकेटेड फ्रॉम द सिक्स्थ हाउस। डिजीज, बीमारी होगा या नहीं होगा। ओके, हिडन एनिमी ऑल्सो इंडिकेटेड फ्रॉम द सिक्स्थ हाउस। ओके, एंड डेप्थ, कर्ज आप लेने वाले हैं या नहीं लेने वाले हैं, ये भी आपको सिक्स्थ हाउस बताता है। ओके, सो इसमें अगर आप सिक्स्थ हाउस का इमोशन को देखें, भाव को देखें, तो ये कहीं ना कहीं जातक को सिक बनाता है। ओके, सिक बनाता है। किस तरह का सिक? डेप्ट लेके, कर्ज लेके आप अपने लाइफ को मीन्स अपने आप को थोड़ा छोटा फील करते हैं। कर्ज लेकर दूसरा बीमार हो जाते हैं, तब आपको अपने वीकनेस समझ में आता है, या एनिमी आपके ऊपर हावी होता है, एनिमी आपके ऊपर अटैक करता है, या एनिमी की वजह से आप अपने आप को थोड़ा कमजोर फील करते हैं। यहाँ पर अगर भाव देखा जाए तो आप वीक होते हैं, आप सिक होते हैं। ओके, आप वीक हो रहे हैं, आप सिक हो रहे हैं फ्रॉम द सिक्स्थ हाउस, ये इंडिकेट हो रहा है। सिक्स्थ हाउस इंडिकेट डेप्ट। अगर आपने कर्ज ले लिया तो फिर क्या होता है, आपको ऐसा फील होने लगता है कि आप ऑटोमेटिकली जिससे आपने डेप्ट लिया है, कर्ज लिया है, उसके सामने आप थोड़ा झुक जाते हैं, अपने आप को थोड़ा छोटा फील करते हैं। डिजीज आप हुआ तब आप वीक हो जाते हैं, एनिमी है तब भी आप पूरी तरह
एनिमी के बारे में सोचने लगते हैं, या एनिमी आपको हरा भी सकता है या आप एनिमी को हरा सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द प्लैनेटरी पोजीशन। ओके, सो 6th हाउस कहीं ना कहीं आपके ईगो को, ओके, 6th हाउस कहीं ना कहीं आपके ईगो को हर्ट करता है। ओके, 6th हाउस आपके ईगो को हर्ट करता है। 6th हाउस आपको वीकर बनाता है। ओके, सो व्हेनेवर 6th हाउस से रिलेटेड कोई भी दशा अंतर्दशा चले, आपको एक चीज क्लियर होगा कि उस दौरान आपकी स्थिति वीक होगी। ओके, थोड़ा आपकी कंडीशन, आपके स्टेटस वीक होगा। अब देखिए, एक आदमी को वीक बनाने के लिए क्या क्या होता है, तो डेप्थ, डिजीज, एनिमी, शत्रु से आप बार बार फाइट कर रहे हैं, दो आप उसको फाइट करने के दौरान आप स्ट्रांग बन रहे हैं, लेकिन आप इंटरनली अगर देखा जाए तो धीरे धीरे आप में आप एक तरह का वीकनेस आ रहा है। आप अपना सारा टाइम एंड एनर्जी आप एनिमी को हराने में खर्च कर रहे हैं। मीन्स आपका फोकस एक तरफ हो जा रहा है, आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे, आपको जो हैप्पीनेस चाहिए था वो नहीं हो पा रहा। सो कहीं ना कहीं कमी लाता है। ओके, 6th हाउस कहीं ना कहीं कमी लाएगा आपके जीवन में। 6th हाउस जब भी 6th हाउस का दशा अंतर्दशा, 6th हाउस में बैठा हुआ कोई प्लैनेट्स का दशा अंतर्दशा चले, या तो 6th हाउस लॉर्ड का दशा अंतर्दशा चले, तो वो आपको वीकर बनाता है, वीक करता है। ओके, 7th हाउस अभी इसमें अलग अलग प्लैनेट्स के प्लेसमेंट की वजह से क्या क्या प्रेडिक्शन होता है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग ये देखते हैं कि 7th हाउस से आप क्या फाइंड आउट करते हैं। 7th हाउस इंडिकेट योर मैरिज, पार्टनरशिप, सोशल स्टेटस। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का समाज में काफी मान सम्मान रहता है। डेफिनेटली 7th हाउस मीन्स नॉट 7th हाउस उसका स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, 7th हाउस इंडिकेट योर सोशल स्टेटस। 7th हाउस इंडिकेट योर सोशल स्टेटस। सो 7th हाउस को वहां पर प्रायोरिटी दिया जाता है जब भी आप सोशल स्टेटस के बारे में पता कर रहे हो। पार्टनरशिप, मैरिज, बिजनेस, ऑल इंडिकेटेड फ्रॉम द 7th हाउस। ओके, ये याद रखिएगा। अगर हम लोग साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट देख रहे हो तो ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, दिस विल बी द 7th हाउस। यहां से आपको बता सकते हैं कि सोशल, मैरिज, पार्टनरशिप, ओपन एनिमी, सोशल स्टेटस यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द 7th हाउस। ओके, नाउ 8th हाउस से क्या देखते हैं। 8th house indicate your secret, anything hidden, policy money, unearned money, sudden ups and downs. Sudden ups and downs, ये 8th हाउस बताता है। सीक्रेट, पॉलिसी मनी, अनअर्न्ड मनी, ऑकल्टिज्म, सडन अप्स एंड डाउन्स इंडिकेटेड फ्रॉम द 8th हाउस। 6th, यहां पर जो वर्गो साइन है 7th हाउस में, 7th हाउस क्या बताता है, ओपन। ओके, 8th हाउस क्या बताता है, सीक्रेट। 7th हाउस बताता है हिडन। सॉरी, 7th हाउस इंडिकेट ओपन एंड 8th हाउस इंडिकेट सीक्रेट। ओके, सीक्रेट 8th हाउस इंडिकेट कर रहा है, तो हर वो चीज जो आप सीक्रेट रख रहे हैं वो 8th हाउस में आएगा। इवन सीक्रेट लव अफेयर भी 8th हाउस में आता है। ओके, सीक्रेट लव अफेयर भी 8th हाउस में आता है। 7th हाउस क्या है, 7th हाउस इंडिकेट ओपन। जब आप मैरिज करते हैं तो छुप कर मैरिज नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं मैरिज पूरे समाज को बाद में बताते हैं या उस वक्त ही बताते हैं। ओके, सो आपके जो पार्टनर है उसके सबको ही जान जाता है, लेकिन सीक्रेट अफेयर अगर की बात करें तो आप उसको कहां से लेंगे, 8th हाउस से लेंगे। ओके, 8th हाउस इंडिकेट सीक्रेट लव अफेयर। सीक्रेट लव अफेयर भी है, सडन अप्स एंड डाउन्स भी है, पॉलिसी मनी भी है, अनअर्न्ड मनी जिसको आप अर्न नहीं करते, जैसे पेंशन हुआ, डिविडेंड हुआ, ये आप अर्न नहीं करते, ये आपको मिलता है। तो वैसा चीज जिसके लिए आप कोई कार्य करते नहीं लेकिन आपको मिल जाता है, वो 8th हाउस में आया। ओके, जैसे लिगेसी में आपको फैमिली में आपका मकान हो या जमीन हो या पैसा हो, वो आपको मिला, आपके फादर या आपके और ग्रैंडफादर, इनका प्रॉपर्टी है वो आपको मिला। सो ये भी हम लोग
क्योंकि आपने अर्न नहीं किया, सो इट विल ऑल्सो कम इन द 8,000. ओके, 7th इज ओपन. ओके, 8th इज सीक्रेट. एक जातक का सीक्रेट लव अफेयर चल रहा है. ओके, दिस इज द रियल स्टोरी. ओके, मैं केवल आपको आपके सामने चार्ट नहीं प्लेस कर रहा हूं, बट आई जस्ट वांट कि आप क्या प्रेडिक्शन करते हैं. एक जातक का सीक्रेट लव अफेयर चल रहा था एंड उसको ये मालूम करना था कि नेक्स्ट ईयर मीन्स जो ईयर चल रहा है, क्या उसका अफेयर सभी के सामने आ जाएगा. ओके, देख, सीक्रेट उसका अफेयर चल रहा था. अब उसको ये डर था कि क्या उसका अफेयर लोगों के सामने आ जाएगा. ये क्वेश्चन अगर ये प्लेस करें तो ऐसा लगता है कि इसका जवाब किस तरीके से दें. ओके, किस तरीके से आप इसका जवाब देंगे. लेकिन अगर आप फाउंडेशन कोर्स का अगर बेसिक एस्ट्रोलॉजी अगर आपको याद समझ में आ गया तो आप इसको प्रेडिक्शन कर सकेंगे. ओके, आप बहुत आसानी से प्रेडिक्शन कर सकेंगे. 8th हाउस लॉर्ड उस जातक का 8th हाउस लॉर्ड 7th हाउस में था. ओके, एंड उसी का दशांतर दशा आने वाला था. सो उसका सीक्रेट अफेयर ओपन होने वाला था. ओके, वी कैन से कि 8th हाउस इंडिकेट सीक्रेट, लेकिन वो 7th में गया था. सो वी कैन से कि ये ओपन हो जाएगा. ओके, ओपन हो जाएगा. एंड यही प्रेडिक्शन किया गया कि जातक को का सीक्रेट लव अफेयर जैसे ही उस प्लैनेट्स का दशांतर दशा आएगा जो 7th और 8th से लिंक रहेगा, उस जातक का सीक्रेट लव अफेयर सभी को मालूम चलेगा. यस, वेरी गुड ट्विंकल जी, वेरी गुड. 8th लॉर्ड अगर 7th में रहे, 8th लॉर्ड अगर 7th में रहे तो जातक का सीक्रेट लव अफेयर ओपन हो सकता है, या जातक का सीक्रेट लव अफेयर ही उसका ओपन अफेयर में कन्वर्ट हो सकता है. या जैसे सीक्रेट किसी से उसका अफेयर चल रहा हो, बाद में उसी से वो मैरिज कर ले. ओके, या सीक्रेट अफेयर चल रहा हो, बाद में लोगों को ये मालूम चल जाए कि उसका सीक्रेट अफेयर है. ये अभी स्टार्टिंग डे 1 है. सो डोंट वरी अगर आपको ये आप इस तरह के प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहे तो, लेकिन जैसे जैसे ये हम लोग आगे बढ़ेंगे फाउंडेशन कोर्स में, इट विल बी इजी टू डू द प्रेडिक्शन. ओके, ये केवल अभी आज की क्लास में हम लोग सिर्फ हाउसेस पर हैं एंड नथिंग एल्स. Okay, so don't worry about the prediction part later on we are going to learn. 8th house indicate your secret activity, your policy money, unearned money, occultism, sudden ups and downs. 9th house indicate father, foreign travels. 9th house आपके फेट किस्मत का हाउस होता है, फॉरेन ट्रेवल होता है, डेथ होता है, डेथ ऑफ फादर, हेल्थ ऑफ फादर, ये 9th हाउस इंडिकेट करता है. डेथ ऑफ फादर, हेल्थ ऑफ फादर इंडिकेटेड फ्रॉम द 9th हाउस. देयर इज अ कंट्रोवर्सी कि फादर को इस हाउस से देखे या इस हाउस से देखे. ये कंट्रोवर्सी है. क्यों? क्योंकि अगर लग्न ये है तो 7th आपके पार्टनर का है. अगर मदर ये है तो फादर भी मदर के ही का पार्टनर आपके फादर हुए. सो फादर को इस हाउस से देखना चाहिए, ना कि इस हाउस से. देयर इज टू बिलीव. ओके, दो कंसेप्ट है. कुछ लोग का ये मानना है कि फादर को आप हमेशा इस हाउस से देखें, 10th हाउस से देखें. कुछ लोग का ये मानना है कि फादर को 9th हाउस से देखा जाता है. ओके, 9th हाउस से देखना चाहिए. इन आवर ट्रैक थ्योरम वी ऑलवेज सी डेथ ऑफ द फादर, हेल्थ ऑफ द फादर फ्रॉम द 9th हाउस. वी हैव टेस्टेड दिस एंड ये करेक्ट है. इसमें और कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं. Always remember, see the death of the father, health of the father, father के well-being के बारे में आप 9th house से ही देखिए. There is no need to see check from the 10th house. Okay. Though there is a concept, there is people who have an opinion कि we have to see father from the 10th house. Okay, but we have checked this and हम लोग after studying lot of charts 9th हाउस को ही फादर को के हाउस में लेते हैं. खासकर फादर के हेल्थ के बारे में बताना हो, डेथ ऑफ द फादर बताना हो, तो आप 9th हाउस से ही
बताएं। ओके, 10th हाउस इंडिकेट योर प्रोफेशन एंड यहां पर आप नेम एंड फेम को भी बता सकते हैं, 10th हाउस। ओके, नाउ देयर इज अनदर थिंग, डेथ ऑफ द फादर इंडिकेट फ्रॉम द 9th हाउस। ओके, डेथ ऑफ द फादर, हेल्थ ऑफ द फादर आप 9th हाउस से इंडिकेट कीजिए। लेकिन जनरल अगर आपको बताना हो कि फादर के बारे में, कि फादर का के पास प्रॉपर्टी रहेगा नहीं रहेगा, अगर प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आपको बताना हो फादर का, या फादर के फैमिली के बारे में बताना हो, तो उस केस में आप 10th हाउस को लीजिए। ओके, कंसिडर दिस 10th हाउस एज अ फादर हाउस। ओके, एंड ये सेकंड फादर के फैमिली का हो गया, ये थर्ड फादर के यंगर ब्रदर एंड सिबलिंग का हो गया। ओके, पोजीशन इन प्रोफेशन, यस करेक्ट, पोजीशन इन प्रोफेशन, आप कितना लेवल पर आगे जाएंगे, कितना आपका ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, ये भी पोजीशन आपको 10th हाउस से पता चलता है, आपके अपने वर्क एरिया में किस लेवल पर आप रहेंगे। आई होप कि आप लोग ये कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा कि डेथ ऑफ द फादर, रिमेंबर स्पेसिफिकली हेल्थ, डेथ ऑफ द फादर, ये केवल आप 9th हाउस से देखें। ओके, 9th हाउस से डेथ एंड हेल्थ ऑफ द फादर देखें। वैसे भी अगर आप चार्ट को देखें तो हम लोग 4th हाउस से मदर के बारे में मालूम करते हैं। यहाँ पर आप क्या मालूम करते हैं कि आपके माँ का हेल्थ कैसा रहेगा, ओके, लॉन्जिविटी कैसा है, यही पता करते हैं। लेकिन उनके बारे में जो डिटेल एनालिसिस है वो उनके चार्ट से ही आप फाइंड आउट करें, दूसरे के अपने चार्ट से आप मालूम कर सकते हैं, लेकिन उस हर एक का एक लिमिटेशन होता है। ओके, ऑलवेज इट इज बेटर कि आप जिस भी जातक का के बारे में जानकारी प्राप्त करो, आप उनका चार्ट देखें। लेकिन इन केस अगर आपके पास चार्ट ना हो तो वैसे केस में क्या किया जाता है कि जैसे ये 4th हाउस है, 4th हाउस को लग्न मान लिया जाता है, एंड ये मदर के कुंडली का लग्न मान लिया जाता है, एंड रेस्ट हाउसेस को उसके अकॉर्डिंगली ये 2nd हाउस, ये 3rd हाउस, ये 4th हाउस ऐसे कंसिडर कर लिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर हेल्थ ऑफ द फादर अगर आपको मालूम करना हो तो 9th हाउस ही है। ओके, फादर का हेल्थ, फादर के साथ आपका कैसा रहेगा, ये अगर फाइंड आउट करना है तो 9th हाउस है। ओके, 9th हाउस से यू कैन फाइंड आउट द हेल्थ ऑफ द फादर, फादर के बारे में आप 9th हाउस से मालूम कर सकते हैं। लेकिन आपको जब चार्ट बनाना हो, कंप्लीट स्टडी करना हो कि फादर के प्रॉपर्टी कैसा रहेगा, मदर के साथ कैसा रहेगा, या अपने छोटे भाई बहनों के साथ कैसा रहेगा, तब आप क्या कर सकते हैं कि 10th हाउस को आप लग्न बना लीजिए, 10th हाउस को आप लग्न बना लीजिए, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सो देयर आर टू थिंग्स, हेल्थ ऑफ द फादर के बारे में आपको मालूम करना हो, डेथ ऑफ द फादर के बारे में मालूम करना हो, तो 9th हाउस ही देखिए, ये वाले को ना चेक कीजिए। ओके, हम लोग जब इस तरह की प्रेडिक्शन करते हैं कि किसी का डेथ होगा नहीं होगा, मीन्स कब होगा, तो उसमें फादर के केस में 9th हाउस ही प्रोमिनेंटली आगे आता है, एंड उसी से प्रेडिक्शन आप सही कर पाएंगे। ये क्लियर है फादर को के बारे में, 9th हाउस एंड 10th हाउस ये क्लियर है। डेथ ऑफ द फादर और हेल्थ ऑफ द फादर, ये दो चीजों को केवल 9th हाउस से देखिए। ओके, एंड योर रिलेशनशिप, देयर आर टू बिलीफ, कुछ लोग पूरा का पूरा 9th हाउस से देखता है, कुछ लोग कंप्लीट 10th हाउस से देखता है। what we are saying कि health of the father, death of the father and relationship आप 9th हाउस से देखिए। लेकिन जो एक जनरल बिलीफ है कि किस हाउस को लग्न बनाए, तो फादर के लिए अगर देखना हो तो कंप्लीट, अगर फादर के लिए देखना हो प्रॉपर्टी, हेल्थ, प्रॉपर्टी, यंगर ब्रदर्स सिस्टर्स, मदर के साथ कैसा रिलेशन, तो उस केस में 10th हाउस लें। ओके, क्लियर, टाइप सीएल अगर ये क्लियर है तो फादर के बारे में किस तरीके से आपको चेक करना है, 9th हाउस और 10th हाउस, टाइप सीएल इफ इट इज क्लियर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ कमिंग टू द 10th हाउस, प्रोफेशन, नेम फेम में भी का भी है, प्रोफेशन में स्टेटस, आप प्रमोशन पाएंगे नहीं पाएंगे वो भी आपको 10th हाउस बताता है। 11th हाउस इंडिकेट योर एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर, अर्निंग को भी बताता है, आपके
थर्ड हाउस आपके यंगर ब्रदर एंड सिस्टर को बताता है एंड 11th हाउस आपके एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर को बताता है. 11th हाउस इंडिकेट योर एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर. ओके, बड़े भाई बहन, इनकम को भी 11th हाउस बताता है. ओके, 12th हाउस इंडिकेट योर एक्सपेंडिचर. ये एक्सपेंडिचर है, फॉरेन लैंड है, बेड कंफर्ट है, आपको नींद आएगा नहीं आएगा, दिस ऑल यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द 12th हाउस. बेड कंफर्ट के बारे में भी आपको 12th हाउस बताता है, एक्सपेंडिचर भी बताता है, फॉरेन लैंड भी बताता है कि आप फॉरेन में जाएंगे नहीं जाएंगे. दिस ऑल इंडिकेटेड फ्रॉम द 12th हाउस. ओके, ये क्लियर है.